नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का लिया निर्णय। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, अप्सपा के तहत क्षेत्रों में कमी लगातार प्रयासों और उग्रवाद को समाप्त करने तथा स्थायी शांति लाने के लिए कई समझौतों के कारण हुआ संभव। ईटानगर नगर निगम ने राजधानी स्थित बैंक टिनाली में बने अंडरपास पर एक साइन बोर्ड पर ईटानगर को नॉर्थ ईस्ट की हिंदी राजधानी प्रदर्शित करने को ठहराया उचित। मेयर तामे फासांग ने कहा, अरुणाचल में हिंदी ही एक ऐसी मातृभाषा है जिसे सभी समुदाय के लोग अपनों से समझते और आपसी बोलचाल में करते हैं इस्तेमाल। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा, राज्य की वित्तीय स्थिति पूरी तरह मजबूत और बजट में धनराशि के आवंटन में किसी तरह की नहीं है क्षेत्रीय असमानता। कहा, राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी होने के कारण सभी विभागों को विकास और कर्मियों के वेतन के लिए समय पर उपलब्ध कराई जाती है धनराशि। केंद्र सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अप्सपा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अप्सपा के तहत क्षेत्रों में कमी लगातार प्रयासों और उग्रवाद को समाप्त करने तथा स्थायी शांति लाने के लिए हुई कई समझौतों के कारण बेहतर सुरक्षा स्थिति की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने कहा है कि दशकों से उपेक्षित रहा पूर्वोत्तर क्षेत्र अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 2015 में 3 जिले, अरुणाचल प्रदेश की असम से लगने वाली 20 किलोमीटर की पट्टी और 9 अन्य जिलों में 16 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अप्सपा लागू था, जो धीरे धीरे कम करते हुए वर्तमान में सिर्फ 3 जिलों में और एक अन्य जिले के 2 पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लागू है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया है कि आज आधी रात से नॉर्थ लखीमपुर, नौगांव, विश्वनाथ, कामरूप मेट्रो सहित कई अन्य जिलों में अप्सपा हटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से असम का 60% क्षेत्र अप्सपा से मुक्त हो जाएगा। ईटानगर नगर निगम की राजधानी स्थित बैंक टिनाली में बने अंडरपास पर एक साइन बोर्ड लगाया गया है, जिसमें ईटानगर को नॉर्थ ईस्ट की हिंदी राजधानी बताया गया है। नगर निगम के इस कदम पर कई लोगों ने खुशी और कई लोगों ने आपत्ति जताई है। इस साइन बोर्ड को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग और निगम आयुक्त लिखा तेजी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि चूंकि अरुणाचल में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे सभी समुदाय के लोग आपसी संबंधों में समझते हैं और आपसी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ईटानगर को नॉर्थ ईस्ट की हिंदी राजधानी बनाए जाने में कुछ भी गलत नहीं है। मेयर श्री फासांग ने कहा है कि भारत सरकार की ओर से मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये कदम उठाया गया ताकि ईटानगर को एक विशेष पहचान मिल सके। यहाँ अंडरपास में हमने लिखा है ईटानगर हिंदी कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसी लाइन का ऊपर ये बहुत बड़ा चर्चित होगा, ये अच्छी बात है। हम लोग बहुत गरीब 99% हम लोग गरीब है, मीडिया बंधु लोग। और गरीब होने का पहला हम लोग का लक्ष्य, पहला पहचान है, हम लोग पढ़ा लिखा में वीक है। वी आर लेकिंग बिहाइंड लिटरेली। हाँ, किरप चांगलांग में कोई राजा सिस्टम था, बेंगलोर में, राजस्थान में, जयपुर में किसी को वहाँ राजा बच्चा लोग को पढ़ा लिया, वो छोटा से इंग्लिश पढ़ लिया, आगे बढ़। दूसरा वहाँ मिशन हुआ, आरके मिशन हुआ, नारायण नगर हुआ, आगे बढ़ गया तो थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ गया तो देश चला लिया। ऐसा नहीं, देश को तो हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, देश को तो हम लोगों को सुविधा चाहिए। देश में हम लोगों को प्रदेश में गरीब आदमी का कल्याण को देखना है। तो हम लोग 99% अरुणाचल तो गरीब में बस रहा है। यहाँ में हम बार बार दोहरा रहा है, 26 बढ़ाई जाती है, 100 एबोव जो है सब ट्रैक है। अभी आपका एमएलए को पकड़ लीजिए, अभी आपका एमएलए तो हम किसी का नाम कोट नहीं करेंगे, ये अरुणाचल असेंबली चल रहा है। आप हिंदी बोलना प्लीज बंद कर दीजिए, अरुणाचल असेंबली नहीं चलेगा। आई गिव इन राइटिंग, ये कोई मजाक नहीं। क्यों? अरुणाचल असेंबली में सारा डेवलपमेंटल वर्क वहां से होता है। ये स्कीम चाहिए, ये ब्रिज समझना पड़ेगा विधायक क्या क्लिक कर रहा है। स्पीकर उसको बताना पड़ेगा ये पार्लियामेंट्री या अनपार्लियामेंट्री।
ट्रेजरी बंद सरकार, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सब बोलेगा इंडिजिनस भाषा में, बोलो। कोई कमटी में बोल रहा है, कोई मुंपा में बोल रहा है, कोई निशी में, दैट्स इट, फिनिश। कुछ होगा? ये मजाक, सच्चाई से क्यों बकना है? उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज कहा है कि राज्य की वित्तीय स्थिति पूरी तरह मजबूत है। वर्चुअल माध्यम से एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी होने के कारण ही सभी विभागों को विकास और कर्मियों के वेतन के लिए समय पर धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि बजट में धनराशि के आवंटन में किसी तरह की क्षेत्रीय असमानता नहीं है। It is worth mentioning that we have released a full allocation of state share also. As far as salary and wages under CSS is concerned, prior to the receipt from the central government, we have allocated the full fund to all the department for salary as wages under CSS. So therefore, I would like to only say that our financial condition of the state exchequer is remaining robust. What I would like to mention here that some misinformation is being spread by some vested interests to misinterpret the fact and represent financial management of accounts as being linked to financial condition of the state exchequer, which is widely unsubstantiated and untrue. That is what I wanted to tell my media friends for the information of the people of Arunachal Pradesh. असम की 2 राज्यसभा सीटों सहित देश में 13 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। असम में भारतीय जनता पार्टी ने पवित्रा मार्गेरिटा, जबकि उसकी सहयोगी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने रंगोरी नर्जरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने रिपुन बोरा को अपना उम्मीदवार बनाया। गौरतलब है कि संसद के उच्च सदन राज्यसभा के 72 सदस्यों का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। राज्यसभा में इन सदस्यों के विदाई समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जटिल समस्याओं को हल करने में अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्री मोदी ने इन सदस्यों के अनुभव की सराहना करते हुए कहा है कि उन्होंने संसद के ऊपरी सदन में लंबा समय बिताया, जहां उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने इन सदस्यों से आग्रह किया है कि वे अपने अनुभवों का इस्तेमाल देश हित में करेंगे। यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव का संपुट हमारे इन सभी महानुभावों के पास है, और कभी कभी ज्ञान से ज़्यादा अनुभव की ताकत होती है। और जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है, राष्ट्र को होती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो निर्णय होने वाले हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है। वो जो अनुभव की गाथा यहाँ छोड़ के गए हैं, जो बाकी यहाँ रहने वाले हैं, उनको उसको आगे बढ़ाना होता है। और जब वो आगे बढ़ाते हैं तो सदन की ताकत को कभी कमी महसूस नहीं होती है। क्या आप जो साथी आज विदाई लेने वाले हैं, उनसे हम जो सभी सीखे हैं, आज हम भी संकल्प करें उसमें से जो भी उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, उसको हम आगे बढ़ाने में इस सदन की पवित्र जगह का जरूर हम उपयोग करेंगे, और ताकि देश को समृद्धि में बहुत काम आएगा। भारत की विविधताओं से भरी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं से, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव वाली व्यवस्थाओं से निकली हुई चीज़ें, उसको हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं सदन में। और इसलिए मैं आज यही कहूँगा कि भले हम इन 4 दीवारों से निकल रहे हैं, लेकिन इस अनुभव को राष्ट्र के सर्वोत्तम हित के लिए चारों दिशाओं में ले जाएं, चारों दीवारों में पाया हुआ चारों दिशाओं में ले जाएं, ये हम सबका संकल्प रहे।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आज राज्य सचिवालय में आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लाभार्थियों के चयन को लेकर राज्य के कृषि विभाग और बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा है कि आगामी वित्त वर्ष से इन दोनों योजनाओं के लिए सब्सिडी आधारित वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस बैठक में आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए ऑनलाइन ऋण सुविधा के लिए वित्तीय संस्थानों और संबंधित एजेंसियों के लिए लाभार्थियों की आगामी वित्त वर्ष से दी जाने वाली वित्त सहायता की प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए एक वेंडर की सेवा लेने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए पोर्टल आगामी 15 मार्च को लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि मत्स्य पालन, पशुपालन, पशु चिकित्सा और पौधारोपण जैसी सब्सिडी आधारित योजनाओं के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के योजना आयुक्त प्रशांत सीताराम लोखंडे ने आज ईटानगर में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वन स्टॉप आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी के निदेशक कर्नल अभिषेक कौशिक सहित कई अधिकारी मौजूद थे। ईटानगर में सेवा केंद्र के खुलने के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में आधार सेवा केंद्रों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। श्री लोखंडे ने कहा है कि ईटानगर में आधार सेवा केंद्र खुलने से राज्य के लोगों को आधार कार्ड बनाने और इससे जुड़ी सेवाओं का लाभ उठाने में सुविधा होगी। अरुणाचल में ईटानगर में फर्स्ट ओपन करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड UIDAI फॉर पुटिंग अप दिस फैसिलिटी, अ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी इन आवर स्टेट। दिस इज़ द 7th फैसिलिटी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड फर्स्ट इन अरुणाचल। और मैं अपील करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत गैप है। स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा आज समाप्त हो जाएगी। आज के बाद जिन लोगों का पैन आधार से नहीं जुड़ा होगा उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT को अधिसूचना में बताया गया है कि पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर निष्क्रिय हो जाएगा और इससे जुर्माना अदा करने के बाद ही सक्रिय किया जा सकता है। आयकर अधिनियम के अनुसार पैन को आधार संख्या से जोड़ना अनिवार्य है, अन्यथा अगले वर्ष 31 मार्च से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता ऐसी कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे जिनमें पैन दर्शाया न जा सके। जो लोग समय सीमा तक पैन को आधार से नहीं जोड़ पाते, उनके पैन आयकर रिटर्न भरने के लिए मार्च 2023 तक सक्रिय रहेगा। करदाताओं को असुविधा से बचाने के लिए 31 मार्च 2023 तक की राहत दी गई है कि वे अपने पैन को आधार से जोड़कर अधिकारियों को सूचित करें। CBDT ने कहा है कि इस जुड़ाव की सूचना के साथ ही विलंब शुल्क भी देना पड़ेगा। कामेंग नदी में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए सेपा स्थित गैर सरकारी संगठन कामेंग रिवर रिजुवेनेशन क्लब KRRC के सदस्य फ्यूंगदी सिंघी ने एक अनोखी पहल की है। श्री सिंघी ने प्लास्टिक के बोतलों से एक नाव बनाई है जिसे कामेंग नदी में तैरती प्लास्टिक कचरे और मलबे को बहाकर निकालने में इस्तेमाल किया जाएगा। KRRC के चेयरमैन डॉक्टर रापा सांगनो ने मुताबिक इसकी शुरुआत आगामी 9 अप्रैल को ईस्ट कामेंग ज़िले में आयोजित होने जा रही है क्लीन सेपा ग्रीन सेपा कार्यक्रम से की जाएगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को नई दिल्ली में न्याय विभाग की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में श्री रिजिजू ने कहा है कि PM मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबको न्याय के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विभाग की सभी डिजिटल पहल के लिए नागरिकों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिक्योर, स्केलेबल एंड सुगम्य वेबसाइट पर नई सेवा शुरू की गई है। उन्होंने कहा है कि इससे उच्चतम और उच्च न्यायालय की अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, न्यायालयों के निर्णय और आदेश आसानी से देखे जा सकते हैं। ये न्याय का मामला है और यहाँ जितना लोगों को हम एक्सेस दे सके वो उतना ही हम लोगों के करीब आ सकते हैं। तो आप सोच के देखिए, एक आम आदमी को कहाँ पता होगा। आप न्याय बंधु का कार्यक्रम चलाते हैं, आप लोगों के बीच में जाकर के नालसा का कार्यक्रम करते हैं। हम लोग जस्टिस टू द डोर स्टेप ऑफ द पीपल कंसेप्ट को लेकर के इतना काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, कितने सारे काम हो रहे हैं। या कमिटी है, कोर्ट्स का जो कंसेप्ट है, कितने काम कर रहे हैं। ये बहुत सीमित लोगों को ही जानकारी है। और मैं मानता हूं कि ये वेबसाइट लॉन्च जो किया है आज,
ये पेज लॉन्च किया है, इससे बहुत बड़ा एक बल मिलने वाला है लोगों तक। वी मस्ट एंश्योर दैट हार्ड वर्क बीइंग पुट ऑन टू क्रिएट दिस फैसिलिटी हैज टू बी स्प्रेड एज फास्ट एंड एज वाइड एज पॉसिबल। लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हम भी करेंगे, डिपार्टमेंट के मंत्रालय के माध्यम से भी हम INB मिनिस्ट्री का भी हेल्प लेंगे, PIB MIB सबको भी हम कहेंगे कि ये इतना अच्छा काम किया है तो इसको लोगों तक पहुंचाने में हमारे मदद करें। और हर एक भारत के नागरिक को भी मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का वेबसाइट में इस पेज पे जरूर आइए और आपको पता चल जाएगा कि कौन से सुप्रीम कोर्ट के बेंच में क्या चल रहा है, कौन से हाई कोर्ट बेंच में क्या है, लोअर कोर्ट्स में क्या चल रहे हैं, मैटर का डिटेल्स और सारा लाइव स्ट्रीमिंग हो रहे हैं। कोर्ट में हियरिंग को आप इस वेबसाइट से देख सकते हैं, किस कोर्ट में क्या हियरिंग चल रहा है, किस केस का क्या स्टेटस है, कब समन भेजा, कौन से साल में किस केस का फैसला हुआ, केशव नंद भारती केस का क्या पूरा लेखा जोखा है। कोई भी चीज पता लगाने के लिए आप इस वेबसाइट से, इस पेज से जाकर के आप देख सकते हैं। तो इस पोर्टल में जो भी जाएगा मुझे लगता है कि वो इतना इंटरेस्ट हो जाएगा और बार बार विजिट करने का मन होगा, इतना इंफॉर्मेटिव है। तो इसमें आप एक्सेस टू जस्टिस से लेकर के मीडिया में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या कार्यक्रम और इवेंट्स हुए हैं और नेशनल मिशन में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या काम भारत सरकार ने किया है और साथ में इसका हमारे मिनिस्ट्री का जानकारी भी है। हमारा मिनिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर क्या है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का क्या क्या हमारा यहाँ पैरेलली क्या क्या चल रहा है एक साथ में, सारे की चीज़ों का जानकारी यहाँ से पता लग जाए। तवांग के जिला उपायुक्त KN दामो ने जिला परिषद अध्यक्ष लेकी गाम्बो और अन्य अधिकारियों के साथ सुदूर दामतेंग गांव का दौरा किया। उन्होंने सेना के अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विकास के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने सेना के अधिकारियों से स्थानीय लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में योगदान देने का आग्रह किया। जिला उपायुक्त ने इस गांव में स्थित हॉट वाटर स्प्रिंग और हॉली वाटर फॉल्स के कारण पर्यटकों की बढ़ती संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पर्यटन सुविधाओं के विकास में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। ईस्ट कामेंग जिले के लादा में पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में 50 लोगों ने अपना एयरगन सरेंडर किया। उन्होंने वन्य जीवों की रक्षा के लिए पंचायत सदस्यों और सरकार के विभिन्न संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अरुणाचल एयरगन सरेंडर जन जागरूकता अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लोगों से इस मुहिम से जुड़ने और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। लोअर दिबांग वैली जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहायकों के लिए पढ़ना लिखना अभियान के तहत इंग्लिश और हिंदी भाषा में प्रभावी तरीके से पढ़ने, लिखने और बोलने का प्रशिक्षण दिया गया। 1 महीने के ब्रिज कोर्स के अंतर्गत जिले की आंगनबाड़ी कर्मियों को अर्थमेटिकल ऑपरेशन का भी प्रशिक्षण दिया गया। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। 31 मार्च का दिन भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1867 में इसी दिन बॉम्बे में प्रार्थना समाज यानी प्रेयर सोसाइटी का गठन किया गया था। इसे सुविख्यात संस्कृत विद्वान R.G. भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, नारायण चंदावरकर और महादेव गोविंद राणाडे का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस आंदोलन में शामिल प्रमुख सुधारक ऐसे प्रबुद्ध जन थे जिन्होंने हिंदू धर्म से जुड़ी सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधारों का समर्थन किया। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने दक्षिण भारत तक इस आंदोलन का प्रसार किया। प्रार्थना समाज ने समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं तथा धार्मिक आस्थाओं के बीच संबंधों की गहराई से विवेचना की और ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किए जा चुके राजनीतिक बदलावों की तुलना में सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता दी। प्रार्थना समाज के 2 मुख्य कार्य क्षेत्र थे, उपासना और सामाजिक सुधार। रानाडे धार्मिक पुनरुत्थानवादी थे, जिन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान अधिकांश कुरीतियां पहले से प्रचलित मान्यताओं के कारण हैं। उनके साथ समाज सुधार के 2 अन्य प्रणेता थे, ढोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री।
रानाडे और कर्वे ने विधवा विवाह आंदोलन चलाया और विधवाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए विधवा गृह संघ की शुरुआत की। देश के किसी भी अन्य भाग में समाज सुधार आंदोलन इतना सफल और प्रभावी नहीं रहा जितना कि प्रार्थना समाज के तत्वावधान में महाराष्ट्र में साबित हुआ। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।